हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोज में देखा था कि मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड सम चैप्टर्स विच आर इंक्लूड विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन एंड इट्स क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आपका पार्ट ए, जिसमें हम लोग उन टॉपिक्स को रीड करेंगे जो 9th, 10th और 11th क्लास से रिलेट करते हैं, और उनका आपके जो नए टॉपिक्स हैं जो 12th के, उसमें कैसे यूज होगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे पार्ट ए में यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट के टॉपिक्स हैं उसको अगर बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें यूज करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में कि सॉल्यूशन चैप्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन के क्या टाइप्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में ये भी जानेंगे। साथ साथ कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स क्या होती हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि सर हमें नोट्स कैसे बनानी है। तो आप नोट्स की बनाने की चिंता ना करें, आपको हर एक चैप्टर की पीडीएफ आपकी ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ में आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप अपने वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपकी कम लैंग्वेज में होंगे और जिन्हें आप आसानी से समझ सकेंगे। तो आप उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैं टाइम टू टाइम पर आपको थोड़ा बहुत मौका दे दूंगा जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बेसिक कंसेप्ट के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। मिक्सचर क्या होता है? जब हम 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स, यानी कि व्हेन वी ऐड 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो इज कॉल्ड एज मिक्सचर। यहाँ पर मिक्सचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। पहला पार्ट आपका होता है होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड पार्ट होता है आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इट कंसिस्ट्स सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस। जबकि हेटेरोजेनियस क्या होता है? इट कंसिस्ट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस। यानी कि जो आपके होमोजेनियस होंगे उसमें जितने भी आपके कंपोनेंट्स आपके सब्सटेंस मिले होंगे वो सब सेम फेजेस के होंगे, सेम काइंड्स के होंगे। जबकि हेटेरोजेनियस में क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि मैंने यहाँ पर वाटर लिया है, वाटर को मैंने शुगर को जैसे ही मैंने क्या किया, वाटर में पुट किया और यहाँ पर मेरा बना है सॉल्यूशन। इसको मैं बोलता हूँ शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलता हूँ मैं? शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन में क्या शुगर के पार्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ वाटर और सैंड, और सैंड को मैं वाटर में अगर पुट करता हूँ तो मुझे सैंड के पार्टिकल्स इजीली सीन हो सकते हैं बाई नेकेड आई के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर मैं शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर जो हमारा जो सॉल्यूशन का फेज है वो हमारे वाटर से बिल्कुल मैच कर रहा है। मुझे यहाँ पर शुगर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे सैंड दिखाई दे रही है। तो इसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जबकि इसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है? और जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होगा? सिंपल मिक्सचर होगा। क्लियर है? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफाई के बारे में कि इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि मैंने अगर आपसे बात की है, वाटर को मैंने शुगर को मिक्स किया साथ साथ और बनता है हमारा शुगर सॉल्यूशन। अगर आप देखेंगे क्या वाटर सॉल्यूशन है? नहीं, वाटर क्या है? एक सब्सटेंस। शुगर क्या है? शुगर भी एक सब्सटेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने इनको आपस में ऐड किया तो बनने वाला एक न्यू सब्सटेंस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 यानी कि सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का एक क्या है? मिक्सचर है।
अगर वो मिक्सचर होमोजीनियस है तो वो सॉल्यूशन होगा, अगर वो मिक्सचर आपका होमोजीनियस ना होकर हेट्रोजीनियस फॉर्म में है तो उसे हम लोग सिंपल मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर? ये हो गया इसका आइडेंटिफाई के बारे में। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, यानी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। चलिए सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है आपका सॉल्वेंट। क्लियर? पहला आपका है सॉल्यूट और दूसरा क्या है सॉल्वेंट। क्लियर? अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, इनकी डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन जो हम लोगों ने बेसिक फॉर्म में पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, सॉल्यूट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? स्मॉलर अमाउंट में। जबकि हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के बारे में मैंने बात कर ली कि ये कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, स्मॉलर अमाउंट और वो क्या है हमारा लार्जर अमाउंट में। एग्जांपल से बात करते हैं। चलिए एग्जांपल वहां देता हूं। एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। आपका एक कंपोनेंट्स ए है, दूसरा कंपोनेंट्स बी है। क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने लेट किया कि मेरे पास 100 ग्राम एक सॉल्यूशन है। 100 ग्राम का क्या है, सॉल्यूशन है। यहां पर नंबर 1, केस नंबर 1 की बात करता हूं। अगर मेरे पास ए 40 ग्राम है और बी क्या है 60 ग्राम है, तो ए क्या होगा, ए हमारा क्या होगा, ए होगा सॉल्यूट, जबकि बी हमारा क्या होगा, तो सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, ए को ले लेता हूं 60 ग्राम और बी को ले लेता हूं 40 ग्राम, तो 60 ग्राम अगर हमारा ए है तो लार्जर अमाउंट के बेसिस पर हमारा ए अब क्या होगा, सॉल्वेंट। यानी ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ए हमारा सॉल्वेंट हो गया और बी हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट। क्लियर है? केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि मैंने क्या किया, इस बार ए को भी 50 ग्राम लिया और बी को भी मैंने 50 ग्राम ही लिया है। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ सॉल्यूट कौन है, यहाँ सॉल्वेंट कौन है। तो आप ऐसे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ऐसे केसेस में आप इसमें से किसी को भी सॉल्यूट या किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर अगर आपका केस नंबर 3 होता है जहां पर आपके दोनों कंपोनेंट्स बराबर अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से किसी एक कंपोनेंट को सॉल्यूट मानेंगे, दूसरे को सॉल्वेंट। जैसे कि ए को आप सॉल्यूट माने तो बी सॉल्वेंट, या ए बी को सॉल्यूट मानेंगे तो आपका ए क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गए कंपोनेंट्स। यानी आपने अभी क्या देखा कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट एंड सॉल्वेंट विच आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। क्लियर? आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स को लेकर। यहां पर मैंने सॉल्यूशन के टाइप्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो आपका होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में। सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड थर्ड होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फेजेस के बेस पर। तो पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें हमने 3 बातें कही हैं। पहला, अगर सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है 2 कंपोनेंट को, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कंपोनेंट जो आपका सॉल्यूशन है वो कंसिस्ट करता है 3 कंपोनेंट्स को, उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है 4 कंपोनेंट्स को, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हमारा हो गया ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें आपने देखा पहला आपका बाइनरी सॉल्यूशन, सेकंड टर्नरी सॉल्यूशन एंड थर्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन के बारे में। सेकंड पार्ट हमारा है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज के बेस पर भी हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड सस्पेंशन। आपने ये 9th 10th में इजीली पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, अगर उसके नाम से होगा तो, जिसमें प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। हमने देखा कि ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है,
जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या होता है, उसकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, जबकि सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। क्लियर। बात करते हैं विजिबिलिटी को लेकर। विजिबिलिटी को लेकर बात करते हैं अगर, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल के साइज यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई और साथ साथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, नेकेड आई के थ्रू बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन उसे हम लोग इजिली नेकेड आई के थ्रू भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के भी जरिए देख सकते हैं। क्लियर है। ये जो मैंने आपको डिवाइड किया हुआ है इस तरीके से। अच्छा ये देखिए जरा कि जब मैंने बताया ट्रू सॉल्यूशन के बारे में कि हम ना उसे नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं ना ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के जरिए, तो वो हमारा किस टाइप का मिक्सचर होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। लेकिन देख सकते हैं किसके थ्रू, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के जरिए, तो वो हमारा क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। जबकि हमारा सस्पेंशन उसे नेकेड आई भी दे सकती है हमारी और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के जरिए भी, तो ये भी हमारा क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। क्लियर। ये सारी चीज हो गई आपकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। केवल इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है, हमने 9th क्लास में और 10th क्लास में इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर केवल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज में केवल ट्रू सॉल्यूशन के बेसिस पर है। यानी इस चैप्टर में आप केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डील करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन चैप्टर होगा आपका, उससे आपको पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, जो आपका 4th चैप्टर होगा उसमें एक पार्ट होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, वहां पर हम उसको डील करेंगे। क्लियर। तो ये दो आपके पॉइंट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड सेकंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा टाइप होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस के बारे में। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड टाइप्स की तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स के बेस पर। देखिए सॉल्वेंट की बेसिस पर अगर देखा जाए तो आपका जो टाइप्स होगा यहाँ पर वो 3 टाइप्स का होगा। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड गैसियस सॉल्यूशन। नहीं, एज ए सॉल्वेंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो सॉल्यूशन के टाइप्स होंगे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन के बेस पर होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड के बेस पर, तो सॉलिड के बेस पर हमारे पास अगर सॉलिड को सॉलिड से मिक्स किया जाता है, लिक्विड को सॉलिड के साथ मिक्स किया जाता है या गैस को सॉलिड के साथ मिक्स किया जाता है, मतलब सॉल्वेंट आपका एक ही है लेकिन सॉलिड आपके कितने हैं, 3 अलग अलग। इसी तरीके से 3 यहाँ पर भी हैं और 3 यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर सॉलिड हमारे क्या है, सॉल्वेंट हमारे क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरीके से हमने इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड, 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड 3 टाइप्स ऑफ गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। इनके हम लोग एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ साथ। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है सॉलिड सॉलिड को लेकर, यानी जब आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा और सॉलिड भी सॉलिड होगा तब हम एग्जांपल क्या लेंगे, तब हमारा एग्जांपल होगा एलॉय। आपने एलॉय को भी पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। एलॉय क्या होते हैं, जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स को या डिफरेंट टाइप के नॉन मेटल्स को आपस में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं किसी भी रेशियो में या फिर किसी प्रोपोर्शनल में, फिक्स्ड प्रोपोर्शनल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। एग्जांपल की बात करें अगर, जैसे मैंने ले लिया आपका कॉपर और जिंक, अगर इन दोनों को मिक्स करता हूं तो इन दोनों से बनने वाला जो हमारा एलॉय होगा उसे मैं बोलता हूं ब्रास। क्या बोलता हूं, ब्रास। अगर मैं क्या लेता हूं कॉपर और साथ साथ में क्या ले लेता हूं टिन, कॉपर और टिन, तो इससे बनने वाला क्या होगा उसे मैं बोलता हूं ब्रॉन्ज। इस तरीके से मैंने क्या किया, नंबर ऑफ चीजें मेरे पास है कि अगर एलॉय की बात करता हूं तो कॉपर और जिंक को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया मैंने किसी रेशियो में तो बन गया ब्रास। अगर कॉपर और टिन मैंने ले लिया तो बन गया ब्रॉन्ज। तो ये हमारा क्या होगा, सॉलिड सॉलिड यानी सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। अगर हम सॉलिड एज ए सॉल्वेंट और थोड़ा और लिक्विड, जैसे कि हमने अमलगम की बात की हुई है। अमलगम क्या किया मैंने लार्जर अमाउंट में सोडियम लिया और स्मॉलर अमाउंट में मैंने क्या लिया, मरकरी लिया और इनको आपस में क्या कर दिया, मिक्स, तो क्या बनता है अमलगम। अगर सोडियम है मरकरी के साथ तो मैं बोलूंगा इसे सोडियम अमलगम, अगर जिंक है मरकरी के साथ तो बोलूंगा जिंक अमलगम, अगर मैं बोलता हूँ कॉपर मरकरी के साथ है तो क्या बोलूंगा, कॉपर अमलगम। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सॉल्ट और लिक्विड।
अब बात करते हैं गैस को सॉलिड में डालते हैं, यानी सॉलिड हमारा सॉल्वेंट होगा और गैस हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन प्लेटिनम या और भी किसी मेटल्स, यानी ऐसी गैसेस जो किसी भी मेटल के साथ क्या कर सकती हैं, इजीली रिएक्ट कर सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सभी गैस की रिएक्शन कराएंगे किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर, यानी कि वो मेटल क्या करेंगे, उस गैस के साथ उसके ही कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोजन गैस को मैंने क्या किया, प्लेटिनम के ऊपर डाला तो क्या बन गया, प्लेटिनम हाइड्राइड। पैलेडियम के ऊपर डाला तो क्या बन गया, पैलेडियम हाइड्राइड बन गया। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन डालता हूँ, किसके ऊपर डालूं, जैसे प्लेटिनम के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम नाइट्रोजन वाला कोई कंपोनेंट बन जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है कि आपको गैस को क्या करना है, मेटल के ऊपर डालना है। जैसे आपने ऑक्सीजन डाल दिया, अब आप किसी ऑक्सीजन को डालोगे तो जैसे टाइटेनियम के ऊपर डाला, टाइटेनियम हमारा मेटल था, आपने उसके ऊपर क्या किया, ऑक्सीजन गैस पास करा दी, तो क्या बन गया, टाइटेनियम ऑक्साइड। एंड इस तरीके से हम लोग जनरली कुछ क्या करते हैं, गैसेस को क्या करते हैं, मेटल या फिर नॉन मेटल के ऊपर पास करा देते हैं। तो वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेटल या फिर नॉन मेटल के सरफेस के ऊपर क्या करती हैं, एब्जॉर्ब, यानी कि सरफेस के ऊपर ही वो क्या करती हैं, बाइंड हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। इसके फुल डिटेल हम लोग अपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने समझ लिया कि किस तरीके से गैस क्या करती है, मेटल या नॉन मेटल के सरफेस के ऊपर रिएक्ट करती है, जिससे हमारा क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन विद गैस। अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। अगर हमारा लिक्विड एज ए सॉल्वेंट है, जिसमें सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को मिक्स करना है, हमने जैसे सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया, जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लो, या फिर एक एग्जांपल और ले लो आप सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में, यानी वाटर में आपने शुगर डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। वाटर में आपने सॉल्ट डाल दिया कोई सा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। वाटर में आपने क्या किया, माल्टोज डाल दिया तो माल्टोज सॉल्यूशन बन गया। वाटर में आपने फ्रक्टोज डाल दिया तो क्या हो गया, फ्रक्टोज सॉल्यूशन बन गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें लिक्विड हमारा एज ए सॉल्वेंट है और सॉलिड हमारा क्या है, सॉल्वेंट। अगर हम किसी लिक्विड में लिक्विड को ही मिला दें, जैसे इथेनॉल सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या था, इथेनॉल खुद भी लिक्विड था और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। इथेनॉल हमारा स्मॉलर अमाउंट में था, वाटर लार्जर अमाउंट में था, तो मैंने क्या किया, इथेनॉल को वाटर में मिक्स कर दिया, तो क्या बना, इथेनॉल सॉल्यूशन। बात करते हैं किसी गैस को लेकर। गैस, जैसे कि आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, आप लोग सभी लोग, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, वाटर के साथ साथ क्या होता है, वाटर के साथ साथ उसमें जो कोल्ड ड्रिंक जो भी कंपोनेंट्स आपका होता हो, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें CO2 गैस क्या करा देते हैं, मिक्स गैस करा देते हैं। यानी CO2 गैस को मिक्स करा दिया तो हमारा क्या बन गया, कि किसी भी लिक्विड कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या किया, किसी गैस को मिक्स करा दिया है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का हमारा थर्ड है। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने गैसीय सॉल्यूशन की तरफ। इनके भी 3 टाइप्स हमारे हैं, यानी कि गैस हमारा सॉल्वेंट की तरह, यानी कि हायर अमाउंट में रहेगा, और सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीनों एज ए सॉल्यूट क्या होंगे, स्मॉलर अमाउंट में होंगे। चलिए पहली बात करते हैं, जब सॉलिड को मैंने गैस का मिक्स किया, जैसा आपने देखा होगा एयर में जब डस्ट या स्मोक होता है, स्मोक क्या होता है, जब एयर में हमारी कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाए ज्यादा मात्रा में। डस्ट क्या है, सैंड के पार्टिकल्स या फिर अदर पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं, वो अगर एयर में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, डस्ट या फिर स्मोक बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, पहला एग्जांपल सॉलिड इन गैस। सेकंड एग्जांपल है लिक्विड इन गैस, यानी किसी गैस में लिक्विड, जैसे कि आपने देखा होगा बरसात के मौसमों में क्या होता है कि जो हवा होती है, यानी एयर जो होती है, एयर में थोड़ी नमी आ जाती है। नमी मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब एयर जो होती है उसमें कुछ वाटर के वेपर्स क्या होते हैं, स्मॉलर फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं हमारी एयर के अंदर, और जब क्या होता है, इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्लियर है। तो ये हमारा एग्जांपल होता है, ह्यूमिडिटी हमारा एग्जांपल है लिक्विड इन गैस। स्मोक या डस्ट क्या है हमारा, सॉलिड इन गैस। गैस टू गैस, जैसे कि आप नंबर ऑफ गैसेस को आपस में मिक्स करते हैं, वो भी आपका क्या है, गैसीय सॉल्यूशन है। या फिर एयर खुद एक क्या है, एक गैसीय सॉल्यूशन, क्योंकि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है हमारी मेजर फॉर्म में, और कुछ अदर गैसेस भी हमारी स्मॉलर अमाउंट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी एयर खुद क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पर देखा टाइप्स ऑफ हमारे सॉल्वेंट्स के बारे में। यहाँ पर हमने बात करी हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स 3 टाइप्स होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी के बारे में, जिसमें बेसिकली हमें बाइनरी के बारे में जानना है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हमारे सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, इसमें हमें ट्रू सॉल्यूशन को लेकर चलना है चैप्टर के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ
फेजेस ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट्स। यहाँ पर आप लोग बात करेंगे केवल लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, यानी ये चैप्टर आपका लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है या डील करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी टाइप्स खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने कंसेंट्रेशन टर्म्स की तरफ, तो कृपया आप इसके भी इसके शॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंसेंट्रेशन टर्म्स को लेकर। क्लियर है? तो कंसेंट्रेशन टर्म्स किसी भी सॉल्यूशन की एक तरीके की क्या है, यूनिट्स है, यानी किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को हम लोग किस किस यूनिट्स के थ्रू मेजर करते हैं, ये हमारी क्या है, कंसेंट्रेशन टर्म्स। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन होती क्या है, यानी कंसेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो पहले बात करते हैं कंसेंट्रेशन के मीनिंग को लेकर। कंसेंट्रेशन का मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी कंसेंट्रेशन बोलते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ही होगी। यही आप क्या है, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन। इसको मैंने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहली यूनिट हमारी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, एंड सेकंड पार्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मास। यहां पर आपको ये बात समझनी है कि टोटल आपके पास 4 टाइम्स इधर और 4 टाइप्स इधर, यानी टोटल आपके पास 8 टाइप्स की क्या है, कंसेंट्रेशन टर्म्स है। यहाँ पर और भी होती है, जैसे फॉर्मेलिटी होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख रहे होगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का मीनिंग यहाँ पर होता है 100 को लेकर। हमेशा हम लोग यूज करते हैं, जो कि जनरली 10 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन जो जनरली हमारा परसेंटेज होता है वो 100 को शो करता है। यानी कि यहाँ पर आप अगर किसी भी सॉल्यूशन को लेट करते हैं तो या तो वो 100 ग्राम होगा या फिर वो क्या होगा, 100 ml। क्लियर है? अब यहाँ पर 100 ml के बाद परसेंटेज है वॉल्यूम, तो यहाँ पर V/V, ऊपर वाला V डिनोट करता है सॉल्यूट को लेकर और नीचे वाला V डिनोट करता है हमेशा सॉल्वेंट। यानी आप इन जहां पर पहला, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों में आप क्या देखोगे कि जो ऊपर है वो सॉलिड को शो करता है और जो नीचे है वो किसको हमेशा शो करता है, सॉल्यूशन को। सॉरी, किसको शो करता है, सॉल्यूशन को। क्लियर है ना? इसी तरीके से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या करेंगे, यहाँ पर भी सॉल्यूट, यहाँ पर भी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कितने ml ऑफ सॉल्यूट आपने क्या किया हुआ है, कितने ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या किया, डिसॉल्व। जैसे कि आपने सपोज करो x ml सॉल्यूट को आपने क्या किया 100। अब 100 तो लेंगे नहीं क्योंकि सॉल्यूट हमारा खुद ml में है, तो हम क्या करेंगे, आपने x जैसे सपोज पर आपने ले लिया 40 ml, आपने क्या किया, इथेनॉल लिया, क्या किया, सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। सॉल्यूशन कितना है आपका, टोटल 100 ml आपका है, तो आपने क्या किया 40 ml को 100 ml, तो आपने क्या किया, ये आपका रेशियो आ गया, इनटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम। यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या हो गया कि कितना ml आपने सॉल्यूट लिया है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, कितना ml सॉल्यूट लिया है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, और उसका मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो उसका क्या निकल आएगा, परसेंटेज। इसी तरीके से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पर आप क्या करोगे, वेट लोगे, वेट क्या होगा, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और वॉल्यूम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आपने कितना वेट लिया है सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या होगा, परसेंटेज निकलेगा वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। मोलरिटी को शो करते हैं कैपिटल M, यानी कि मोलरिटी का जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल M होता है। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी का मीनिंग होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी N फॉर सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में है तो कोई बात ही नहीं। अगर लीटर की जगह पर आप इसे चेंज करते हैं मिलीलीटर में, तो आप क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 1000 का, जो कि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करता है। क्लियर है? इसी तरीके से बात करते हैं नॉर्मेलिटी, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल N। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। यानी हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ
सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेंगे आप, ठीक है ना, जो कि आपका लीटर में होगा। अगर आप इसको मिलीलीटर में लेते हो तो क्या करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, नॉर्मेलिटी। आपने देखा होगा यहाँ पर भी नीचे वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम है और यहाँ पर भी वॉल्यूम, यानी ये चारों के चारों जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है ना। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास के बारे में, जैसे कि परसेंटेज बाय वेट बाय, यानी कि हम बात करते हैं वेट के तौर पर, ये क्या है, सॉल्यूट, और ये क्या आपका सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने देखा कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बाई वेट के बेस पर। इसमें आप क्या करेंगे, केवल इनटू 100 करके क्या कर देंगे, परसेंटेज बाय वेट। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म निकलेगी वो मास के बेस पर निकलेगी। अगली बात करते हैं मोलैलिटी को लेकर। मोलैलिटी में क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं रहेगा मेरे दोस्तों, इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट करके याद रखना आपको कि मोलैलिटी में क्या होता है कि नीचे यहाँ पर सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूशन नहीं आता है। वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा इनटू, अगर ये सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला आपका होता है मोलैलिटी के बारे में। इसी तरीके से पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीएम के बारे में, पीपीएम जो कि मिलियंस में होता है, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, जो कि मिलियन को शो करती है। इस तरीके से हम पता करते हैं, यानी लाखों में, यानी आपके पास अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मिलियन पार्टिकल्स हैं, मिलियन पार्टिकल्स में थोड़े बहुत ही केवल सॉल्यूट के हैं, तो हम उसका रेशियो किसमें निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं। ठीक है बेटा। जब अगली बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एक्स। क्लियर है। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ये भी आप किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है आपके मासेस के बेस पर। ठीक है ना। इसको मैं अभी आपको बाद में समझा दूंगा कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है या कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी क्या है, एक्चुअल में मोल कंसेप्ट के अंदर आती हैं। मोल कंसेप्ट जो कि आपका क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है। क्लियर है। तो मैं इसकी अलग से वीडियोज बनाऊंगा जिसमें इन फॉर्मूलेज ये कहाँ से आए, ये कैसे बने, इस तरीके से हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको इस चैप्टर के लिए केवल 3 मेन आपको पॉइंट याद रखने हैं। पहला है मोलैरिटी, सेकंड आपका है मोलैरिटी एंड थर्ड आपका है मोल फ्रैक्शन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा बहुत आप नॉर्मेलिटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं और इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जनरली आपका मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ही आपके सिलेबस में है इसका। ठीक है ना। तो आज बात की हमने केवल इनके बारे में कि कंसंट्रेशन टर्म्स कितनी है हमारी, 8 टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ मास 4, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किए मैंने। इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। थोड़ा बहुत आप यूज करोगे तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हो, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या परसेंटेज बाई वेट के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियोज में हम बात करेंगे इन सभी फॉर्मूलेज के बारे में, डिस्कशन करेंगे याद करने के लिए। दूसरी बात, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स क्या होती है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है ना। चलिए चलता हूँ।